हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट हिंदी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत को लेकर आप चिंतित हैं कि कहां से यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी की शुरुआत करें और कैसे करें, इसको लेकर हमने एक सीरीज चलाया हुआ है और वो सीरीज पाठ्यक्रमों पर आधारित है। और पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के साथ ही साथ हमने इस चैनल पर जितने पुराने लेक्चर्स वीडियो बनाए हैं या फिर मार्गदर्शन आप सभी के लिए प्रस्तुत किए हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना शुरू किया है, जिससे कि आप बिना परीक्षा फॉर्म के इंतजार में, डेट आने के इंतजार में, उससे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आपको पर्याप्त समय मिल पाए। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र हमें पढ़ना है। और देखिए, ये साहित्य शास्त्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि पहला जो इसका पार्ट है वो भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड है और दूसरा जो इसका पार्ट है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है और चौथा जो पार्ट है वो कुछ पारिभाषिक जो शब्दावलियां हैं उन पर आधारित आपको पढ़ना है। तो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स को आपको कवर करने हैं और इसमें कम समय में आप कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसको भी हमने बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पहला पार्ट लगा हुआ था हिंदी भाषा का और ये जो तीसरा पार्ट है वो साहित्य शास्त्र, ये दोनों ऐसे पार्ट हैं कि इनको आपको ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कम पढ़ना है और समझने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। तो हम आगे साहित्य शास्त्र पर आधारित कुछ पुस्तकों पर भी बात करेंगे कि कौन सी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा किताबों के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक किताब के बारे में बताऊँगा जो कि आखिर में उस पर डिस्कशन करूँगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और यहाँ पर आपको कौन कौन से मैटर मिल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि मैंने बताया कि 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र जब आप देखेंगे तो इस पर बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, मोटी मोटी किताबें भी मिल जाएंगी और पतली पतली भी किताबें आपको मिल जाएंगी। आपके पास हो सकता है कि कुछ किताबें हों भी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इसका मैंने जो भी वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तुरंत मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि काव्य के लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है। खासतौर से काव्य के लक्षण को लेकर भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। भामा से लेकर क्षेमेंद्र तक के लोगों ने विचार किया है और यहाँ तक कि हिंदी आलोचना में भी इस पर बात की गई है। काव्य हेतु की बात करें तो मुख्य रूप से 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की जाती है और आप जब गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें काव्य हेतुओं को लेकर अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और यहाँ पर काव्य प्रयोजन को लेकर भी काव्य हेतु की तरह ही आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं, जिसको कि आप दिए गए लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है उसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। जब भी भारतीय काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे तो 6 संप्रदायों से आपका परिचय होगा, उनको पढ़ना होगा, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य का नाम आता है। और इसमें किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनका भी अध्ययन करना है। और इसमें अलग अलग लोगों ने रसों की संख्या, अलंकारों की संख्या, वक्रोक्ति की संख्या, औचित्य की संख्या माना है। तो इसको आप यहाँ पर भी इससे जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन हम कर रहे हैं इसका भी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा पॉइंट पढ़ना है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप जानते हैं कि रस
संप्रदाय के प्रवर्तक भरत ने अपने एक सूत्र में रस निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। बाद में आके चलकर 4 आचार्यों ने रस निष्पत्ति की व्याख्या की है, जिसको रस सूत्र भी कई बार कहा जाता है, कि इसकी व्याख्या की है। तो इस पर भी हमने विस्तार से बात किया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साधारणीकरण काफी ये चर्चित पॉइंट है। अगर भारतीय काव्यशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये न केवल आपके यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आप कहीं भी साक्षात्कार देने जाते हैं तो वहां पर भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके साधारणीकरण को आप सभी को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि आप चीजों को समझें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब पढ़ने में मजा आएगा। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत ही आपको शब्द शक्ति पढ़ना है, काव्य गुण और काव्य दोष। देखने में आपको लग रहा है ये कि भारतीय काव्यशास्त्र का जो सिलेबस है छोटा ही है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो निंदा पॉइंट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। शब्द शक्ति पर भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी, काव्य गुण काव्य दोष पर भी मिल जाएगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि काव्य दोष को लगभग 45,000 से ऊपर लोगों ने देख लिया है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इस वीडियोज में आपको अलग पढ़ने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि धैर्य बनाकर जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है उसको पहले समझिए, इसके बाद चिंतन कीजिए, फिर आप ये विश्वास कीजिए कि हम यहाँ पर जो भी जुड़े हैं कुछ न कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी बिंदुओं के वीडियोज लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिना देर किए हुए वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी बहुत लंबा चौड़ा है और इसको भी समझना काफी जरूरी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत को पढ़ना है। तो इस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। फिर आपको पढ़ना है अरस्तु। और पाठ्यक्रम पर इसलिए मैं बातचीत करता हूँ क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि अगर आप पाठ्यक्रम को ठीक से समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से जाना है। क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप तुरंत गूगल मैप से जगह को निर्धारित कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार धीरे धीरे जाते हैं। अच्छा, ध्यान में रखिए कि कई बार आपको रास्ता में भटकाव भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है वो आपको भटकाव से बचने के लिए है कि आप कम से कम भटकें। तो इसीलिए हम पाठ्यक्रम पर पहले विचार करते हैं, और पाठ्यक्रम को ठीक से अगर आप समझ गए तो लगभग आपकी 50% तैयारी पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में बात करना है, तो अनुकरण का सिद्धांत यहाँ पर प्लेटो का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आप दूसरा पॉइंट है अरस्तु। तो अरस्तु ने कुल 3 सिद्धांतों की चर्चा की है। अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें है अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, जिसको कि ट्रेजिडी भी कई जगह लिखा रहता है, और तीसरा है विरेचन सिद्धांत। तो अब आपको बहुत किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में अरस्तु जैसे ही मैं बोलूंगा तो आपको 3 सिद्धांतों के बारे में सोचना है, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ की जब बात की जाएगी तो काव्य भाषा सिद्धांत आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। कॉलरिज की जब चर्चा की जाएगी तो कल्पना और फैंटेसी दोनों आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं, वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आप पाठ्यक्रम में ही बहुत कुछ सीख गए बिना किताब को देखे कि अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, कल्पना और फैंटेसी के बारे में किसने चर्चा किया है। इसके बाद है टी.एस. इलियट, जिनके मुख्य रूप से 2 सिद्धांत यहाँ पर हैं, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, टी.एस. इलियट ने। परंपरा की अवधारणा पर विचार किसने किया, टी.एस. इलियट ने किया। इसके बाद है आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। तो जब भी मूल्य सिद्धांत की बात होगी,
संप्रेषण सिद्धांत की बात होगी, काव्य भाषा सिद्धांत की बात होगी, तो तुरंत आपके दिमाग में आई ए रिचर्ड्स का नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काव्य भाषा सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का भी और काव्य भाषा सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का। तो अब आपको इन दोनों के अंतरों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या जरूरत पड़ी कि वर्ड्सवर्थ ने भी काव्य भाषा सिद्धांत दिया और आई ए रिचर्ड्स ने दिया, तो अब दोनों के भाषा सिद्धांतों में क्या अंतर है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उसमें इनके लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर तुरंत देखिए। और हमने प्रयास किया है कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की वीडियो लेक्चर मिलें, जिससे कि आप बिना फॉर्म के आने के इंतजार को लेकर या फिर डेट एग्जाम की कब डेट आएगी उसको ध्यान में रखे हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, अपने बेस को मजबूत बनाते रहिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। एक और है जिसके बारे में मैंने बताया कि कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह कहें कि ये आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं जिनको कि हमें जानना चाहिए। उसमें है रूसी रूपवाद। ये रूसी रूपवाद क्या है, नई समीक्षा क्या है, इसके अतिरिक्त मिथक, फतांसी जिसको कि फैंटेसी कहा जाता है। इसके पहले भी आपने देखा कालरिज के संदर्भ में आया था कल्पना और फैंटेसी। तो ये फैंटेसी क्या है, जब भी हिंदी की बात की जाएगी तो आपके सामने मुक्तिबोध का नाम सबसे पहले आएगा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये क्या है, इनको भी हमने आपको वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है पहले ही, उसको आप जाकर देख सकते हैं, जिसको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। तो समय रहते आप तमाम जो भी यूनिट 3 में बिंदु दिए गए हैं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, उन पर लगभग मैंने 100% मैटर बनाकर रखा हुआ है। और आपको खोजना नहीं है, बस आपको दृढ़ संकल्प करना है कि हमें पर डे अपने टाइम टेबल के अनुसार इसका अध्ययन करना है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि और मैटर कहाँ मिलेंगे, और मैटर कहाँ मिलेंगे। खास तौर से हिंदी भाषा और काव्य शास्त्र, इस पर आपको कोई भी किताब पढ़ेंगे सब जगह एक ही टाइप के मैटर दिए रहेंगे, बस उनकी भाषा शैली और समझाने की जो शैली है उसमें ही अंतर होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी किताब है जिसको कि हमें खरीदना चाहिए। वैसे आप सभी के पास वन लाइनर किताबें होंगी, उससे भी काम चल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस याद करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ किताबें मार्केट में है जिसको कि आप खरीद लिए होंगे, जो कि सिलेबस के आधार पर इसमें दिया गया है, जैसा कि मैंने लिखा दृष्टि। इसके अतिरिक्त जो मेन मूल किताब है वो अगर आप खरीद लें, जिसमें कि भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों दिया गया है, इसीलिए मैं किसी अलग अलग किताब के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ऐसी किताब जो कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और उस किताब का नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप चौधरी। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, और उन्होंने इस किताब को लिखा है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से। और मार्केट में बिकने वाली तमाम किताबों से ये बेहतर मुझे किताब लगी, और इसमें आप इसको बिना संकोच के खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस किताब के इंडेक्स को लेकर हमने पहले एक वीडियो लेक्चर बनाया था, तो आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो साहित्य शास्त्र का अध्ययन करते समय बहुत ज़्यादा किताबों को नहीं खरीदना है। जो आपके पास किताबें हैं उन वही पर्याप्त हैं, उनको आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन पाठ्यक्रम से जरूर एक बार परिचित होइए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। कई बार हम आवश्यकता से अधिक पढ़ लेते हैं, और जो मूल चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है, उसको नहीं पढ़ते हैं, और बाद में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो फिर घबराने से लगते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत किया था, लेकिन ये प्रश्न आ कहाँ से रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे ही आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगता है, आप घबराने लगते हैं, और सही क्वेश्चन के आंसर भी गलत होने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और
जो असफलता होती है 1-2 नंबर से आपको पीछे कर देती है और आप असफल हो जाते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें थी जिसको कि हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और धीरे-धीरे आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि यूजीसी नेट 2023 में हम अच्छे से तैयारी करके बैठ सकते हैं। तो इसी उम्मीद से मैं लगातार जुड़ता रहता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी मेरे ऊपर विश्वास बनाकर रखिए और लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर वीडियोज आप लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।